जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. हा असा कार्यक्रम आहे जिथे वर्तवलेलं भविष्य 100% खरं उतरत असतं आणि आत्तापर्यंत आणि 2016 मध्ये आपण हे पाहिलंच आहे. पुन्हा एकदा पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आज आलेले आहेत स्टुडिओमध्ये. त्यांचं सगळ्यात आधी स्वागत करते. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में. और मैंने तो कह ही दिया है कि शो में जो भविष्यवाणी होती है वो 100% खरी उतरती है, जिसका प्रत्यय इससे पहले भी हम ले चुके हैं. नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं. नए साल का आज का दूसरा हमारा शो है बिल्कुल. और काफ़ी कुछ राजकीय विषय है जिनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे. बिल्कुल सही कहा आपने. और सबसे पहले तो उन दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने भारी तादाद में इस शो को प्रेम किया, श्रद्धा दिखाई और जिस तरह लोगों का प्यार हमें मिला है फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से. लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे भी हज़ारों की तादाद में फ़ोन करते हैं. उसके लिए मैं उन सबका अभिनंदन और शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही इस शो के साथ जुड़े रहें. हमारा समय ज़रूर बदल गया है. जी हाँ. उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और अपने साथ वाले लोग जो इस शो को प्रेम से देखते हैं उनकी तक भी इस समय पहुंचाएं कि भाई 7:30 बजे शुरू होना शुरू हो गया. जी. और हम भी जय महाराष्ट्र की तरफ से एक आह्वान करते आ रहे हैं कि शो अब 8 बजे नहीं 7:30 बजे होगा हर शनिवार को. बिल्कुल. पंडित जी, अब क्योंकि हम हमारे विषयों की तरफ मुड़ते हैं, बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 2017 की शुरुआत ही कुछ ऐसे ढंग से हुई है. कुछ 2016 के किस्से हैं जो अभी भी हमें सता रहे हैं और उनके बारे में आपसे जानना है, जिसमें कि पहला है समाजवादी पार्टी. जी. जो उनका गृह कलह कहा जा रहा है वो जो है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है. जनवरी महीना नए साल का शुरू हुआ है. क्या इस साल में आप देखते हो कि यादव है वो वापस एक साथ आएंगे? क्या होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, 1 तारीख को जो हमने कार्यक्रम किया जो जिसका रीटेलीकास्ट हुआ, मतलब उस दिन 31 को नहीं हुआ था, तो उस टेलीकास्ट में हमने कहा था कि ये कलह जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी. और 6 महीने पहले जब अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया था उन दिनों भी हमने ये भविष्यवाणी की थी कि अमर सिंह एक एसेट नहीं एक लायबिलिटी के रूप में इस पार्टी में आएंगे और वो सिद्ध हो गया. कहीं ना कहीं आजम खान और अमर सिंह की आपसी वैर वो मुलायम सिंह और उनके पुत्र अखिलेश के ऊपर भी उसका असर हो गया. अगर आज की परिस्थिति, आज का घटनाक्रम देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, जैसे मैंने पहले बोला था, टूटती हुई नजर आती है. कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस कलह का, इस समस्या का, इस तरह के वाद विवाद का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. अखिलेश को लोग पसंद करने लग गए थे. कहीं ना कहीं अखिलेश की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो केतु की महादशा में राहु चल रहा है. 1 जुलाई 1973 लखनऊ में उनका जन्म हुआ है. जब केतु की महादशा में राहु चल रहा है, केतु ने उनको मुख्यमंत्री बनाया. डेफिनेटली एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं तो नेताजी से भी आह्वान करता हूं, मुलायम सिंह जी से भी, कि केतु के बाद उनकी शुक्र की महादशा शुरू होती है. अखिलेश सिंह जो हैं, अखिलेश सिंह यादव वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी कुंडली है कि शुक्र की महादशा में वो चीफ मिनिस्टर तो बन ही चुके हैं. उनकी दौड़ दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर की गद्दी या होम मिनिस्टर की गद्दी तक भी जाती हुई दिखाई देती है. उनका भविष्य उज्जवल है. मगर इस लड़ाई से उनको कुछ नहीं मिलने वाला. इस लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी या बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों को डेफिनेटली इसका भरपूर फायदा होता हुआ दिखाई देता है. लेकिन जी एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी बिखर गई है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी रहेगी. अब सवाल ये है कि उसके ऊपर किसका वर्चस्व आपको दिखता है? अखिलेश गुट का दिखता है या मुलायम गुट का दिखता है? और ज्यादा अगर स्पष्टता से पूछे तो साइकिल किसके पास रहेगी? बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत सुंदर सवाल किया और मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस वक्त हर रोज मीडिया में 60% स्टोरी यही चल रही है कि पिता के पास रहेगी या पुत्र के पास रहेगी, साइकिल किसके पास रहेगी. जो भी इस वक्त वातावरण बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश जो हैं इस युद्ध में विजयी होंगे और नेताजी जो हैं वो सहर्ष अपने प्यार से, अपनी श्रद्धा से,
अपने पुत्र के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में अमर सिंह जो हैं वो इस पार्टी से बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा मुझे अमर सिंह की कुंडली से और नेताजी की कुंडली से, अखिलेश की कुंडली से, समाजवादी पार्टी के शपथ मतलब जब स्थापना दिवस हुई उस कुंडली से प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं अमर सिंह जो हैं इस झगड़े की वजह से कह लीजिए या इस विवाद की वजह से कह लीजिए या उनकी अपनी ग्रहदशा की चाल कह लीजिए, वो समाजवादी पार्टी से बाहर होते हुए दिखाई देते हैं। ये पिता पुत्र एक बार फिर एक ही स्टेज के ऊपर से समाजवादी पार्टी का संचालन करेंगे। बट एट दिस मोमेंट इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में साइकिल पुत्र के पास रहेगी, अखिलेश के पास रहेगी, साफ साफ नजर आता है। और उस साइकिल पे बैठकर वो अच्छा काम भी कर पाएंगे, ये भी बात सच्ची है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पब्लिक जो है वो उनको बहुत प्रेम करने लग गई है। ये विवाद की वजह से 30 से 35% जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वो बंट गया है। गरीब आदमी हो या अमीर हो, मगर एजुकेटेड आदमी एक बात सोचने लग जाता है कि मैंने तो इनको सत्ता सुख के कारण दी थी कि मुझे सुख मिलेगा, ये जब खुद ही सुखी नहीं है तो मुझे क्या सुखी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए ये कलह अभी भी, एक बात ध्यान रखिए, ये डेट मैं बोलने वाला हूं आपको, ये कलह 16 तारीख के बाद में सुलझेगी। 16 ये जो 16 जनवरी जो आ रही है उसके बाद सुलझेगी, मगर तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। इसलिए मेरी तो सलाह यही है कि अभी ये संभल जाएं तो बहुत अच्छा है, मगर संभलते हुए दिखाई नहीं देते। ग्रहदशा बहुत ही भयानक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सीधा फायदा बहन मायावती और भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई देता है। पंडित जी, आपने कहा मैंने सवाल अच्छा पूछा, लेकिन आपने जवाब बहुत बढ़िया दिया है और आपने ये भी कह दिया है कि आगे चलकर आने वाले दिनों में पिता पुत्र एक होते आपको दिखते हैं। बिल्कुल, नो डाउट एट ऑल। बिल्कुल। पंडित जी, आगे का सवाल है वहाँ रुक करते हैं, इसलिए क्योंकि आज हमें ब्रेक भी लेना है शो में। तो ब्रेक से पहले एक सवाल है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि 2017 जो साल है वो इलेक्शंस का साल है, राज्यों में चुनाव है। यहाँ अगर 5 राज्यों में जी हाँ, 5 राज्यों में चुनाव है, और अगर महाराष्ट्र में देखें तो बीएमसी इलेक्शन कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा, एक छोटी स्टेट से बड़ा। जी हाँ जी बिल्कुल। और आज जो स्थिति है, सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है कि चुनाव की तैयारी कैसे करनी है। बीजेपी की जो मीटिंग है वो संबोधित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बताइए तैयारी कैसी चल रही है, कैसी चलेंगी? देखिए, मैं तो जन्म तारीख के ऊपर निर्भर करता हूं और उस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ये बताता हूं कि भाई ये परीक्षा में पास होगा या फेल होगा, वाकई, या फिर इनकी परिस्थिति डावाडोल होगी या कहां पे जाएंगे। तो मित्रों, नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वृश्चिक राशि से निकलता हुआ शनि 26 तारीख को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ भी देता हुआ दिखाई देता है। उनकी रणनीति, उनकी कार्यशैली में एक अच्छा प्रभाव नजर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 2 महीने के डिमोनेटाइजेशन के बाद में लोगों में एक निराशा बनी हुई थी, आज भी अंदर से वो बनी हुई है, मगर कहीं ना कहीं उसका असर, मैं पिछले कार्यक्रम में बोल चुका हूं कि 30 से 40% उस पॉपुलैरिटी में कमी आती हुई दिखाई देगी। मगर 26/1 के बाद, क्योंकि शनि धनु राशि में चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वापिस अच्छे, दुनिया के लिए अच्छे दिन, देश के लिए अच्छे दिन लाने का प्रयत्न करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी जो 2 से 2.5 महीने के डिप्रेशन में थी, उससे बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं फिर आगे आकर ऐसा समझ लें कि वो उनकी गलती थी या उनका अच्छा कदम था, ये तो दुनिया ही तय करेगी और लोग ही तय करेंगे। कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली कहीं ना कहीं 10 से 15% उस डिमोनेटाइजेशन का या उनके फैसलों से जो उनको डिसेंडिंग मिली थी, उसमें 10 से 15% रिकवरी होती हुई दिखाई देती है। मगर उत्तर प्रदेश में मैं आज भी ओपिनियन पोल के साथ सहमत नहीं हूं। वो ओपिनियन पोल तो एक संस्था ने किया हुआ है जो हमारे सामने आया हुआ है, जो भी है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में
जो भारतीय जनता पार्टी या इस वक्त चुनाव आयोग ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि जातिवाद के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, एक तो उसका एक डिमोनेटाइजेशन का, दूसरा आम आदमी जो समस्याओं से गुजरा है 2 से 2.5 महीनों में उसका, ये 3 बुरे असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेंगे, जिससे उनको तकलीफ भी हो सकती है। मगर एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने बजट जो है वो इलेक्शन से पहले घोषित करने का फैसला किया। जी हाँ, और 1 फरवरी को होने वाला भी है जो बजट सेशन है, और बजट भी होगा 1 फरवरी को। एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसको लेना भी है उसको। हाँ। बिल्कुल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले कुछ महीनों तक चलता रहेगा कि इलेक्शन क्या क्या गुल खिलाता है, क्या क्या रंग दिखाता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंडित जी, ब्रेक से पहले हमने जिक्र भी किया था, वो बजट का जिक्र किया था 1 फरवरी को। इस बार पहली बार 1 फरवरी को बजट होने वाला है, जो कि इलेक्शन से पहले हो रहा है। तो इलेक्शन और बजट, क्या इसका असर आपको पड़ता दिखता है कुंडली के हिसाब से? देखिए, बहुत सी पार्टियां और विरोधी पक्ष जो है वो, बहुत से लोग हैं जो अभी राष्ट्रपति के पास भी गए कि ये बजट नहीं होना चाहिए, मगर बजट का समय तय हो चुका है। और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली और उनके हट की बात करें और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रेम की बात करें तो डेफिनेटली ये बजट टलता हुआ दिखाई नहीं देता है। और इस बजट का सकारात्मक असर बाजार में और देश की अर्थनीति में पड़ता हुआ दिखाई देता है। उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जो 5 स्टेट में इलेक्शन लड़ रही है, उसके ऊपर भी मैंने पहले ही बोला कि 26/1 को बीजेपी की कुंडली से और मोदी साहब की कुंडली से शनि निकल जाएगा मतलब 7.5 नहीं खत्म होगी, मगर धनु राशि में जाने के बाद वो थोड़ा सकारात्मक हो जाएगा, जिसके कारण एक तो ये बजट का प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा शनि इस बजट को लाने से उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, जो सिर पे पत्थर लगने वाला था, वो पैर के नज़दीक गिर जाएगा। ऐसे वातावरण दिखाई देंगे आपको। जी बिल्कुल, एक बजट का हुआ। इसके बाद क्योंकि मुंबई में भी इलेक्शन है, और जैसे हम बात करते हैं बीजेपी की, उसके साथ साथ हमें बात करनी पड़ती है शिवसेना की। ऐसा ही कुछ रिश्ता दोनों का बना हुआ है। और बीजेपी ने शुरुआत की है, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के लिए भी अच्छी शुरुआत की है। एक तो पहली बात उन्होंने कही है, 3 राज्यों में वो अपने बलबूते पे ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सिर्फ महाराष्ट्र से बाहर कदम रख के 3 राज्यों में वो अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। और बीएमसी तो है ही, और उनके लिए काफ़ी ये सब लिटमस टेस्ट कहलाएंगे उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व के लिए। तो उनके लिए समय कैसे चल रहा है? देखिए, उद्धव जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सिंह राशि 7.5 खत्म हो चुकी है। एक ऐसा राजनेता जो कलाकार है, सौम्य है, सबसे प्रेम से बात करता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिग्गज व्यक्तित्व, दिग्गज हिंदुत्व की ऐसी प्रतिभा के घर में जन्म लिया, जिनका नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे था। और उन्होंने अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की बात करती है, इसी तरह हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की बात हर मराठी, हर महाराष्ट्रियन और हर देश का व्यक्ति करता है। इसलिए उसका फायदा उद्धव जी को 100% होगा। और यहाँ तक सिंह राशि की बात करते हैं, और मित्रों, मैं बहुत दिनों से कहते आ रहा हूँ कि 9 अगस्त 2016 से राहु की महादशा खत्म हो चुकी है उद्धव जी की, और अभी गुरु की महादशा शुरू हुई है। जब गुरु की महादशा सिंह राशि में शुरू होती है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य और गुरु मित्र हैं, कहीं ना कहीं उद्धव जी को राज्यों की बात तो मुझे करने के लिए और एक 2 एपिसोड चाहिए। हाँ, क्योंकि राज्यों में उनको अगर फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली गोवा में और गुजरात में होगा। गुजरात में अभी इलेक्शन है नहीं, और गुजरात में डेफिनेटली गोवा में उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सुभाष वेलिनकर भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है। अब बात करें बीएमसी की, तो बीएमसी में मैं आज भी और पहले भी कहते आया हूँ कि मुकाबला कांटे का होगा। कांग्रेस और एनसीपी इकट्ठे मिल के सरकार बनाएंगे। अगर ये दोनों मिलके लड़ाई करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बड़ा जनसमूह इनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और अगर ये दोनों अलग अलग सत्ता में, मतलब बीएमसी में इलेक्शन लड़ते हैं, तो डेफिनेटली उद्धव ठाकरे विल बी
देयर इन 20 एंड बीजेपी विल बी 19। 19-20 का फर्क समझते ना आप, जैसे डोंबिवली में हुआ था, आपने देखा होगा वहां पे। लेकिन पहला सवाल तो यही रहेगा पंडित जी कि क्या बीएमसी में आप शिवसेना और बीजेपी को एक साथ लड़ते हुए देखते हो कि अलग अलग लड़ते हुए देखते हो? देखिए, इसमें अगर हम दोनों की ग्रहदशाओं को देखें तो ये बहुत बड़ा दुविधा वाला सवाल है। मेरे को कुंडली दोनों की, क्योंकि गुरु की महादशा उनकी भी बुद्ध की महादशा में गुरु चल रहा था, अभी उनकी कुंडली और इनकी कुंडली में 72% कंपैटिबिलिटी है। किनकी? देवेंद्र फडणवीस की, राव साहब दानवे की। मैं तो कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाता हूँ। राव साहब दानवे जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं उनके साथ सत्ता में इस वक्त भी सम्मिलित हैं। मेरा 100% प्रेडिक्शन ये नहीं है कि ये दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं इकट्ठे होने के योग बन सकते हैं। एक बार महसूस होगा कि ये इकट्ठे हो रहे हैं, और पिछले दिनों ये ऐसा हो भी रहा था। मगर अगर संजय राउत की बयानबाजी देखें और कि भाई इतने सालों में ऐसी सरकार, नाकाम सरकार आई ही नहीं, तो और उद्धव जी की बयानबाजी देखें, और कहीं खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने भी खुद देवेंद्र फडणवीस की बात, उनकी बयानबाजी को देखें तो 50-50 है कि ये इकट्ठे लड़ेंगे कि नहीं। हाँ, इकट्ठे लड़ेंगे तो फायदा होगा, नहीं लड़ेंगे तो डेफिनेटली एक बात तय है कि शिवसेना सर का मेयर होगा और इनका डिप्यूटी मेयर होगा। जैसे चलती आ रही है गाड़ी वैसे ही चलेगी। पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडनं शेअर मार्केटची पुढची हालचाल, पुढची दिशा जाणून घेण्याची। पंडित जी, सवाल लंबा नहीं खींचूंगी, जवाब लंबा दीजिएगा। शेयर मार्केट की हालचाल क्या है आने वाले हफ्ते में? मैं भी कट शॉर्ट करूंगा क्योंकि कार्यक्रम जो है आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमने बोला था 27,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा, वो किया। अब ज़्यादा नहीं, अगला हफ्ता भी जो है वो थोड़ा हलचल भरा रहेगा। 27,150 ऊपर का और नीचे का आंकड़ा 26,300 है मित्रों। और इसी तरह निफ्टी की बात करें तो 8,315 ऊपर का आंकड़ा है और 8,170 नीचे का आंकड़ा है। ध्यान से सुन लीजिए। और नहीं, खबर ये है 8,300 टच कर सकता है, 300 टच कर सकता है। और आगे आने वाले, अगर आपको आज ये नहीं समझ में आए तो कल रिपीट कार्यक्रम में भी 8:30 बजे देख सकते हो। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 27,887 पे बंद हुआ था। गोल्ड 28,200 का आंकड़ा वापस पार कर सकता है और नीचे का जो है वो 27,300, 27,400। स्टॉप लॉस रख के काम करें सब चीज़ में, क्योंकि मार्केट इस महीने भी थोड़ी उथल पुथल भरी रहेगी। चांदी में मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि 38-39,000 में वापस एंटर करिए। चांदी बंद हुई है 40,342 के ऊपर। चांदी का निचला स्तर जो है 39,500 है और ऊपर का स्तर जो है 42,000 है। इसलिए चांदी में बने रहें, थोड़ा थोड़ा ऊपर फिर नीचे लेकर बैठे रहेंगे तो हो सकता है बाजार में 800 से 1,000 रुपये भी आपको पर केजी मिल जाए। और क्रूड ऑयल जो है वो 3,682 के ऊपर बंद हुआ है। नीचे का स्तर 3,550, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये 3,800 भी टच कर सकता है। इसी तरह कमोडिटी प्राइजेज, कमोडिटी जो है वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है बाज़ार में अचानक, क्योंकि 19 तारीख को मिस्टर ट्रंप जो हैं वो अपनी शपथ लेंगे। हाँ। और यहाँ पे हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, 1 तारीख को बजट है। बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर बजट की वेट करते रहते हैं, इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन या डेली मार्केट में अपना टाइम वेस्ट मत करें, पैसा वेस्ट मत करें। लॉन्ग रन के लिए अगर आपको छोटी स्क्रिप्ट, ब्लू चिप स्क्रिप्ट 10 से 15% नीचे से मिलती है तो लेकर बैठ जाएं, ताकि अगले साल 2 साल में वो डबल हो जाए। बिल्कुल पंडित जी, समय की पाबंदी है, आज हमें यही रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने शो में हिस्सा लिया और हमें इन सब घटनाओं के बारे में बताया है। कार्यक्रम संपण्यापूर्वी एक छोटीशी नोंद जी आपण नेहमी घेत असतो, ज्यांनी आपल्याला पत्र लिहून किंवा ईमेलद्वारे कळवलं आहे, कार्यक्रम आवडला, त्याची पोच दिली आहे, ती काही नावं वाचून दाखवते। रोहिता कांबळे, नितीन जगदाळे, श्रीकांत सारडा, सुलेखा देसाई, प्रिया पगारे, तृप्ती पोळ, जहांगीर दहीर आणि विशाल हगे ही काही नावं आहेत ज्यांनी आपल्याला या आठवड्यात आवर्जून कळवलंय। जसं मी म्हटलं, वेळ खरंच खूप कमी आहे। इथेच थांबतो राजमंत्रमध्ये, पण तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।